अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर 5 पे पहुंच गए हैं। जो लोग मेरे पिछले लेक्चर सुन चुके हैं उनकी बड़ी हिम्मत है जी, पांचवा भी सुन रहे हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने ये क्लॉक इसलिए लगाया हुआ है कि मुझे कुछ लोगों से फीडबैक ये मिली है कि जो लेक्चर है ना वो थोड़ा लंबा हो रहा है। ज़ाहिर है मैं ख़ुद अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरा खुद गले की हालत ऐसी हो जाती है। तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर जो है 30 मिनट या 40-45 मिनट तक ले जाऊँ, ठीक है। 45 मिनट आप आई होप के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरे लिए भी कोई मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले रिव्यू कर लें कि हमने टीसीपी आईपी लेयर मॉडल समझ लिया है। टीसीपी आईपी लेयर मॉडल समझने के बाद हमने समझ लिया कि टीसीपी कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या होती है, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन क्या होती है। और उसके अलावा फिर हम गए टीसीपी की थोड़ी सी डिटेल के अंदर, हमने टीसीपी का हेडर देखा, तो और यूडीपी का भी हेडर देखा। दैट्स प्रीटी मच। आज हम ना सॉर्ट ऑफ वन लेग ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। लेग ऑफ कम्युनिकेशन आज हमें यह पता चल जाएगा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक पढ़ी है कि वो रियल एनवायरनमेंट में किस तरह यूज़ हो रही होती है। जब एक पीसी ने दूसरे पीसी से वाकई कम्युनिकेट करना होता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है बैकग्राउंड में, वो पूरा डायग्राम है। ये स्लाइड थोड़ी सी कम स्लाइडें हैं इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर, मगर मुझे टाइम बहुत लगा है इसमें, वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक आप अक्सर जगह सुनेंगे जब भी दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं। नॉर्मली टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो थ्री वे हैंडशेक करते हैं। ठीक है। थ्री वे हैंडशेक क्या, कि कंप्यूटर ए जौन सा है उसने कम्युनिकेशन करनी है कंप्यूटर बी के साथ। किस तरह की कम्युनिकेशन, लाइक आपने यहाँ पर भी स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे भी स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। या आपने यहाँ से एक फ़ाइल उठाई है और आप इस फाइल को यहाँ पे फेंकना चाहते हैं, या आप यहाँ मैसेंजर पे बैठे हुए हो, दूसरे बंदे के साथ मैसेंजर पे कम्युनिकेट करने लगे हो। दो के वो ये मैसेंजर और स्काइप के इन्वायरमेंट में बीच में कुछ और सर्वर्स होंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल ये है कि आप इस मशीन पे एक फिल्म पड़ी हुई है या मूवी पड़ी हुई है जो कॉपी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होने से पहले क्या होता है कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को एक पैकेट भेजता है जो कहता है सिंक्रोनाइज करे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने टीसीपी के हेडर के अंदर कुछ कोड्स पढ़े थे, ठीक है। जो मैंने अगली स्लाइड के अंदर वो सिंक एक फिन और ये सारी चीज़ें डिफाइन की हुई थी, ये वो फ्लैग होता है। वो टीसीपी के हेडर में उस स्पेसिफिक बिट को 1 करके भेज देता है, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर कहता है जी मेरा सीक्वेंस नंबर 100 है, और एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो के मुझे नहीं पता कि अभी आपके पास से क्या नंबर मुझे रिसीव हो रहा है या जो भी चक्कर है। और कंट्रोल वैल्यू जो सी है वो सिन है, सिंक्रोनाइजेशन, ये उठाता है। इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पैकेट के अंदर होती है, लाइक मेरी सोर्स पोर्ट कौन सी है और आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये इसकी पोर्ट नंबर 23 को हिट करेगा, तो ये यानी टेलनेट की सेशन स्टैब्लिश करना चाहता है। टेलनेट क्या है, टर्मिनल एमुलेशन। जब भी आपने नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर किसी स्विच या राउटर को कन्फिगर करना होता है तो आप उसको टेलनेट कर रहे होते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे एक स्क्रीनशॉट बनाई हुई है, वो टेलनेट की है। तो जी मैंने यहाँ से बैठ के इस मशीन को कन्फिगर करना है और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे टेलनेट की कमांड दी। तो सबसे पहला पैकेट जो मेरे पास से निकला वो सिन का था, कि ये जाके पहले ये तो चेक करूँ कि वहाँ पे वो पोर्ट नंबर 23 एग्जिस्ट भी करती है और पोर्ट नंबर 23 मुझे रिस्पॉन्स भी कर रही है या नहीं, ठीक है। पोर्ट की एग्जांपल वही प्लेटफॉर्म वाली एग्जांपल, कि भाई अगर मैं कहूँ यहाँ से लाहौर से एक ट्रेन चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे, और सरगोदा या फैसलाबाद जाके प्लेटफॉर्म नंबर 23 पे उतरेगी, और जब ट्रेन वहाँ पहुँचे पता चले वहाँ तो प्लेटफॉर्म 23 है ही नहीं, ठीक है। तो यानी पहला आप सिन पैकेट भेजते हो कि जाके चेक करो कि मैं आपके साथ स्टैब्लिशमेंट करना चाहता हूँ, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करना चाहता हूँ, आप ओके हो। अभी मैंने डाटा नहीं फेंका, ठीक है, अभी सिर्फ मैंने एक सिंक पैकेट भेजा है, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये सिंक पैकेट इसकी पोर्ट नंबर 23 पे गया और इस कंप्यूटर ने ना आगे से रिस्पॉन्स किया। अगर पोर्ट नंबर 23 ओपन थी यानी इस पे टेलनेट की सर्विसेज चल रही थी, यानी फैसलाबाद में या सरगोदा के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 23 था, तो प्लेटफॉर्म के इंचार्ज ने कहा हाँ जी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आप ट्रेन ला सकते हो, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें सिंक यानी तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन की एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है।
मेरा सीक्वेंस नंबर 300 है और मैं तुमसे अगला पैकेट जो सा है वो 101 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी कंफ्यूजिंग वैल्यू है। सिस्को के अंदर जो बुक के अंदर आईसीएनडी की जो बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती हुई हुई है। ठीक है, वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पे 100 डाल के यहाँ पे भी 100 डाला हुआ है, कुछ ऐसा सा है। ठीक है, बहरहाल मैंने ये करेक्ट की हुई है यहाँ पे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो इस पैकेट को रिप्लाई करता है। ठीक है, तो इधर से सोर्स पोर्ट 23 से रिप्लाई जाता है और कहता है जी सिंक एक्नॉलेजमेंट, तुमने जो सिंक भेजी थी उसकी एक्नॉलेजमेंट है और मेरे पैकेट का सीक्वेंस नंबर 300 है और तुम मुझे जब अगला पैकेट भेजोगे तो मुझे 101 भेजोगे। जब इस कंप्यूटर को रिप्लाई मिल जाता है इसका मतलब है उसे समझ आ जाता है ठीक है जी फैसलाबाद में प्लेटफॉर्म नंबर 23 है, ट्रेन कल दो। ठीक है, यानी ट्रेन भेज दें आप। ठीक है, तो ये जो है उसको इस्टेब्लिशमेंट या एक्नॉलेजमेंट का खाली एक पैकेट भेजता है, ए सी के एक। हम सिर्फ इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको ये एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर भी समझा रहा हूँ। ठीक है, सिस्को ने इन डिटेल इसे समझाया नहीं हुआ। ठीक है, एक एक दो दो पैराग्राफ के अंदर है, तो आप परेशान ना हो। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ से पोर्ट नंबर 23 पे पैकेट भेजा, मेरा सीक्वेंस नंबर था 100, एक्नॉलेजमेंट 0 क्योंकि ये पहला पैकेट था और कंट्रोल फील्ड थी सिंक। जिस तरह ही आप एक ऐसा पैकेट पकड़ें जिसके अंदर सिर्फ सिंक लिखा हुआ है, SYN, तो आप क्या समझेंगे कि अभी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंक एक आई तो इसका मतलब है ये किसी सिंक्रोनाइजेशन पैकेट के एक्नॉलेजमेंट आ रही है। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ खाली एक जा रही तो इसका मतलब यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज में आ गया। ठीक है, जब कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज में आ जाता है तो दोनों कंप्यूटर उस कम्युनिकेशन के लिए अपने पास मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रोसेस चलने लगा तो सिस्टम कहता है ठीक है जी अब टेलनेट का ट्रैफिक आएगी, ठीक है जी प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदा तैयार रख लो, कुली तैयार कर लो, सारा कुछ कर लो ताकि ट्रेन आ जाए। ठीक है, तो जिस तरह ये स्टैब्लिशमेंट कनेक्शन भेजता है वापस रिप्लाई भेजता है, थर्ड हैंड शेक, फर्स्ट हैंड शेक, सेकेंड हैंड शेक एंड थर्ड हैंड शेक, तो क्या होता है कि ये अपना सीक्वेंस नंबर पहले इसने 100 भेजा था, अब ये 101 भेजेगा और इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मैं अब तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमसे जो अगला पैकेट आएगा वो 301 होना चाहिए, और कंट्रोल फील्ड में एक्नॉलेजमेंट भेज देता है ठीक है जी अब मेरा आपके साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। और फिर ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर ट्रेन आती है, सारे कुली वो सारी ड्रामेबाजी होती है। ठीक है, आपने टेलनेट किया, सारा कुछ किया, जब आपका कनेक्शन ख़त्म होने लगता है ना तो आप जब उससे डिस्कनेक्ट होते हो तो ये आप अपने पास से या वो अपने पास से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एक दोबारा एक पैकेट भेजता है जिसका नाम जिसके अंदर जिधर ये कंट्रोल फील्ड है वहाँ पे लिखा हुआ होता है FIN। ठीक है, फिनिश या फाइनलाइजेशन। ठीक है, फिन हो जाती है यानी हमने क्लोज कर दिया सेशन और सेशन क्लोज हो गया। अगर आपको पिछली प्रेजेंटेशन याद हो तो उसके अंदर मैंने ये सारी फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। ठीक है, तो यही कि माई सीक्वेंस नंबर इज़ 100, एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ 0 क्योंकि पहला पैकेट है। आई एक्सपेक्ट टू सी 101 नेक्स्ट, माई सीक्वेंस नंबर इज़ 300 कि भाई मेरा 300 है, तुम्हारे पास से 101 आना चाहिए, ये इसे बता रहा है। और फिर आई एक्सपेक्ट टू सी 301 नेक्स्ट बट माई सीक्वेंस नंबर इज़ 101 कि वो उसने बताया था कि मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ। तो ये यूं जो से वो पैरेलल पैरेलल चलते रहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गई और उसके बाद वो डाटा ट्रांसफर करना शुरू हो गया। सिर्फ यहाँ पे 3 वे हैंडशेक समझ लें, आपको 3 वे हैंडशेक समझ आ गई। इधर मैं थोड़ा सा CCNA के टॉपिक से हट के ना थोड़ा सा सिक्योरिटी का बिट बता रहा हूँ। फर्ज करो ये बंदा जो सा है ना ये डॉजी है यानी हैकर है। ठीक है, ये मैं हैकर बना देता हूँ यहाँ पे, ये 2 आंखें भी बना दी इसकी और उसके ऊपर क्रॉस। मेरा बेटा इससे ज़्यादा अच्छा हैकर बना ले शायद। ठीक है, तो ये जी गलत आदमी है। तो इसने क्या करना है, इसने ये चेक करना है कि यार इस कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, ये अपने पास से सिंक भेजेगा। ठीक है, सिंक भेज दिया पोर्ट नंबर 23 पे, पोर्ट 80 पे, पोर्ट 21 पे, पोर्ट 53 पे। इसके बाद इसके पास से जिन जिन पोर्ट्स के ऊपर इस ये कंप्यूटर पे जो जो पोर्ट्स एनेबल हैं वो रिप्लाई करती जाएंगी। ठीक है, से मैंने सरगोदा के अंदर के ट्रेन स्टेशन पे ये चेक करना है कि कितने प्लेटफॉर्म है और मैं बाहर का आदमी हूँ। ठीक है, से सॉर्ट ऑफ XYZ टेररिस्ट टाइप का आदमी। ठीक है, अब मैंने ये चेक करना है कि वहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं वारदात कर सकूँ, या चोर है या कोई डाकू शाकू जो भी चक्कर है। ठीक है, तो मैं हर प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म मैनेजर को एक लेटर लिखूंगा, प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जिस जिस प्लेटफॉर्म के लेटर से मुझे रिप्लाई आएगा, ठीक है, इसका मतलब सरगोदा के ट्रेन स्टेशन पे वो प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। इसी तरह हैकर क्या करता है कि जब उसे पता चल जाता है ये सर्वर है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर पोर्ट्स के ऊपर सिंक फेंकता है, और सिंक के एक्नॉलेजमेंट के बाद वो ये थर्ड पैकेट तो भेजता ही नहीं है, क्योंकि उसने सेशन स्टैब्लिश ही नहीं करना होता, उसने सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड करना होता है कि ठीक है इसके पास जी पोर्ट नंबर 23 ओपन है, पोर्ट नंबर 80 ओपन है, पोर्ट नंबर 75 ओपन है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं हम सिंक अटैक, ठीक है। इसमें एक और टाइप ऑफ सिंक अटैक आती है जो डॉस होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होते हैं, वो अलग स्टोरी है। आपको याद है पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था पोर्ट नॉकिंग, वो ये चीज़ होती है। इसको हमने और इन डेप्थ जाके देख लिया, ठीक है ना। ये सॉर्ट ऑफ नेटवर्किंग एक माइक्रोस्कोप की तरह है कि वो माइक्रोस्कोप में 100 टाइम मैग्नीफाई कर लो, 200 टाइम मैग्नीफाई कर लो, 1000 टाइम मैग्नीफाई कर लो। तो वो पहले जब मैंने पोर्ट नॉकिंग समझाई थी तो 100 टाइम मैग्नीफाई करके दिखाया था। अब ये आप 200 टाइम मैग्नीफाई करके देख लिया कि एक्चुअली पोर्ट नॉकिंग होती कैसे है कि हैकर अपने सिस्टम से एक सिंक का पैकेट फेंकता है, ठीक है, और उसे अगर उस पोर्ट से रिप्लाई आता है तो वो समझ आता है यार ये पोर्ट पे काम हो रहा है। वही टीचर प्रेजेंटेशन वाली, टीचर क्लासरूम में 5 डोर है, आपने एक डोर नॉक किया तो इंग्लिश का टीचर निकल आया, आपको पता चल गया यहाँ पे इंग्लिश की क्लास होती है। दूसरा नॉक किया तो साइंस का टीचर निकल आया जिसमें आप भागे थे, याद है। तो ये वही चक्कर है, ठीक है। मगर अब हमें क्या पता चल गया कि टीसीपी के हेडर में जो फील्ड्स यूज होती हैं सिंक और सिंक एक्नॉलेजमेंट, वो ये काम कर रही होती हैं। आगे चलते हैं। देखो ये मैंने सिमुलेट किया, मैं अपने सिस्टम पे बैठा हुआ था, आपने सिर्फ ये 3 पैकेट्स देखने हैं, ठीक है। पहला पैकेट निकला इस पीसी से, इस आईपी एड्रेस से इस आईपी के एड्रेस की तरफ, टीसीपी का पैकेट था, प्रोटोकॉल टीसीपी यूज हुआ। ये देखो क्या था, सिंक्रोनाइजेशन थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उस कंप्यूटर ने रिप्लाई किया सिंक और एक्नॉलेजमेंट के साथ, ठीक है। और फिर मेरे कंप्यूटर ने उसको दोबारा रिप्लाई किया एक्नॉलेजमेंट कि भाई ठीक है डन हो गया सारा कुछ, और अब सेशन स्टैब्लिशमेंट हो गया। ये देखो टेलनेट का डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो गया, टेलनेट का डाटा, टेलनेट का डाटा, टेलनेट का डाटा। मैंने पर्टिकुलरली ये सिर्फ टीसीपी का पैकेट को जब मैंने यहाँ एक्सटेंड किया तो देखो सोर्स पोर्ट क्या थी, कोई मेरे पास से XYZ पोर्ट थी, मगर डेस्टिनेशन पोर्ट देखो 23 थी और उसने उसके साथ नाम लिखा हुआ है क्योंकि ये वेल नोन पोर्ट्स है। 23 जब भी पोर्ट पे कोई पैकेट जाएगा तो वो टेलनेट का होगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस नंबर, हेडर बाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वही सीक्वेंस नंबर पहले 0 था, फिर सीक्वेंस नंबर 0 हुआ और एक्नॉलेजमेंट उसने 1 की भेज दी कि मैं अगला पैकेट तुमसे 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब मैंने रिप्लाई भेजा तो मैंने कहा ठीक है जी ये मेरा सीक्वेंस नंबर 1 है, मगर मैं अब अगला आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, सीक्वेंस नंबर 1 एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी 3 वे हैंड शेकिंग दिखा दी। ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है और ये थर्ड फेज है। फर्स्ट फेज को हम सिंक कहते हैं, सेकंड को सिंक एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, थर्ड को एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, ठीक है। जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ बात कर रहा होता है तो ये 3 वे हैंड शेक कर रहा होता है। शर्त यह है कि वो टीसीपी को यूज़ कर रहा हो, ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन। याद है मेरा दोस्त आया हुआ था, मैंने उसे लाहौर भेजना था, मैंने उसे डेवो टर्मिनल पे पहुंचाना था, मैंने अपने कज़न को कहा कि भाई से छोड़ कर आओ, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके साथ मैंने ये नीचे आप अगर देखें तो मैंने एक टर्म लिखी हुई है सेशन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि मेरे पास 1 2 3 4 सेशंस हैं, मैं इन सारे सेशंस को एक सेशन बना दूं, ठीक है, मक्सिंग हो गई, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होता कि मैंने अगर टीसीपी का सेशन स्टेब्लिश किया और मैं दूसरे बंदे के साथ बात नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर एक टर्म यूज होती है, टर्म भूल गया यार, मल्टीटास्किंग, कि आपका प्रोसेसर मल्टीपल काम साइमल्टेनियसली कर रहा होता है। दो के ट्रू मल्टीटास्किंग कभी नहीं होती, वो मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे होते हैं मगर वो इतनी स्पीड से चल रहे होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता। तो मल्टीप्लेक्सिंग, सेशन मल्टीप्लेक्सिंग ये कि मल्टीपल सेशंस आपका कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है। आपको ये नहीं होता कि आपके कंप्यूटर एट अ टाइम सिर्फ एक ही याहू का पेज ही खोला हो। आपने देखा होगा आप एक्सप्लोरर खोलते हो, एक्सप्लोरर में आपने याहू भी खोला होता है, हॉटमेल भी खोला होता है, साथ फेसबुक पे चैट भी कर रहे होते हैं लड़की बन के, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है, ठीक है। तो इस सॉर्ट ऑफ आपका कंप्यूटर मल्टीप्लेक्स कर रहा होता है, बहुत सारे सेशंस को साइमल्टेनियस नहीं चला रहा होता है। आई वुड से कि मल्टीप्लेक्सिंग के साथ साथ इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि ये आपको मैंने दिखा दिया
कि देखो रियल टाइम में सिंक हो रहा है, सिंक एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट। ये दोबारा बताता चलूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो प्रिंट स्क्रीन मैंने जिस सॉफ्टवेयर से ली हुई है ये वायर शार्क है। पुराना जो वर्जन था वो इथरियल था और ये अब वायर शार्क कहलाता है। तो अगर आप सिर्फ जस्ट गूगल करें वायर शार्क और आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के ऊपर, और अब ये बड़ा अच्छा तरीका है अपने कंप्यूटर को देखना है कि आपका कंप्यूटर कर क्या रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसको इंस्टॉल करने के बाद विन पी कैप और ये वो सारा कुछ इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आप इसे कहो कि मेरे इथरनेट कार्ड पे से डाटा कैप्चर करना शुरू कर दे, ये आपका सारा डाटा कैप्चर करके लाएगा। ठीक है, ये गलत फहमी में ना रहिएगा आप हॉटमेल के पासवर्ड इससे क्रैक कर लेंगे, क्योंकि ये हॉटमेल का पासवर्ड नहीं दिखाएगा मगर टेलनेट का पासवर्ड दिखा देगा। क्योंकि टेलनेट जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं होती, तो अगर आपने किसी चीज़ को टेलनेट किया हुआ और आपने पासवर्ड एंटर किया तो आप पकड़ सकते हो। मगर मसला ये है कि आप अपने कंप्यूटर पे ही बैठ के अपना ही डाटा कैप्चर कर रहे हो, तो व्हाट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये वायर शार्क है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। विंडोइंग हमने ये पहले पढ़ा हुआ था, थोड़ी सी रिवीजन है इसके अंदर। ठीक है, कि मैंने कहा कि मैंने जो सा है 3 पैकेट्स भेजे उसको कंप्यूटर को, और कंप्यूटर नंबर 3 ने मुझे कहा कि मैं आपको एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ 3 की और विंडो साइज 2। इसका क्या मतलब है अगर आपको एक्नॉलेजमेंट याद है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि मेरे पास पैकेट 2 आ गया और मैं तुमसे अगला जो पैकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3 होना चाहिए। आप सोचोगे होल्ड ऑन, मैंने इसे 3 पैकेट भेजे हैं तो मुझे एक्नॉलेजमेंट 4 आनी चाहिए कि ये अब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इसे चौथा पैकेट दूं। तो आप फौरन समझ जाओगे यार इसे पहला और दूसरा पैकेट मिल गया मगर तीसरा पैकेट नहीं मिला, यानी ये वाला ये कहीं ड्रॉप हो गया। और आपने 3 पैकेट भेजे थे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, और आपको फिर रिप्लाई में आई एक्नॉलेजमेंट नंबर 3, इसका मतलब है थर्ड पैकेट ड्रॉप हो गया। तो आप क्या करोगे, और विंडो साइज इज इक्वल टू 2 उसने कहा भाई विंडो साइज 2 कर दो, तो आप फिर उसे 2 पैकेट भेजोगे। विंडो साइज क्या होता है पहले मैं ये समझा दूँ। आपका कंप्यूटर ऐसे क्यों नहीं कर रहा कि ये इसने एक पैकेट भेजा और फिर एक पैकेट के एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करे, फिर दूसरा पैकेट भेजे और दूसरे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करे, फिर तीसरा पैकेट भेजे तीसरे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करे। इससे क्या हो रहा है, डिले बढ़ रहा है आपकी कम्युनिकेशन में। तो आपके सिस्टम्स जो से फास्टर कम्युनिकेट नहीं कर सक रहा, जबकि वो कैपेबल है फास्टर कम्युनिकेट करने के लिए, मगर आपने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैंने क्यों ना ऐसा करूं कि मैं कहूं भाई तुम 3 पैकेट भेज दो, फिर रुक जाओ, फिर इन सब की एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करो, फिर आगे 3 पैकेट भेजो। तो इससे क्या हुआ कि मैंने 3 पैकेट भेजे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किया, मुझे एक्नॉलेजमेंट आई, फिर मैंने 3 पैकेट भेज दिए। मगर अगर मेरा कंप्यूटर जो सेंड कर रहा है वो 1 गीगाबिट की स्पीड पे कनेक्टेड है और जो रिसीव करने वाला है वो 100 एमबीपीएस पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मेरा सिस्टम समझता है, बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करता है कि जो रिसीविंग स्टेशन है वो भी 1 गीगाबिट पे कनेक्टेड है, वो उसे 100 पैकेट भेज देता है इकट्ठे, विंडो साइज 100 करके भेज देता है 100 पैकेट। अब वेट करता है, उसको 50 का रिप्लाई आता है, 50 का नहीं आता। तो वो क्या करता है कि अगली दफ़ा वो विंडो का साइज डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसी तरह ये इस एग्जाम्पल में है कि उसने 3 पैकेट भेजे। ठीक है, उसे एक्नॉलेजमेंट आई एक्ट 3 की। एक्ट 3 का मतलब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप मुझे तीसरा पैकेट भेजोगे। ठीक है, यानी एक्चुअली यहाँ सीक्वेंस नंबर है मगर मैं उसे पैकेट के सेंस में ले रहा हूँ। ठीक है, और वो उसे बताता है कि विंडो का साइज जो है वो 2 कर दो। उसने खुद बता भी दिया, नॉर्मली पैकेट्स के अंदर वो विंडो साइज का कॉन्सेप्ट था। मैं अगर आप टीसीपी का हेडर दोबारा खोल के देखो, अब उसने 2 पैकेट दोबारा भेजे। उसने कहा अब मैं तुम्हें एक्नॉलेजमेंट देता हूँ 5th पैकेट की कि तुम मुझे अब अगला 5th पैकेट भेजोगे और विंडो साइज 2 ही रखो। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल है कि आपके सिस्टम सिर्फ डाटा सेंड कर रहा है और उसका सिस्टम भी गीगाबिट से कनेक्टेड है, वो 100 से भी नहीं गीगाबिट से कनेक्टेड है, मगर उसके पास कुछ 4-5 और सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। यानी वो कोई इंटरनेट का ऐसा सर्फर है जो गेम भी खेल रहा है, मैसेंजर भी चला रहा है, स्काइप पे चैट भी कर रहा है और डाटा भी ट्रांसफर कर रहा है। जिस तरह वो बाकी सारे सेशन ख़त्म कर देगा तो ये कंप्यूटर बेशक कोई पता नहीं उसको विंडो साइज 20 का पैकेट भेज दे कि भाई आप 20 पैकेट इकट्ठे भेज दो, तो वो ये कंप्यूटर 20 पैकेट भेज देगा। क्या किया हमने, किस चीज़ को अवॉइड किया कि अगर नेटवर्क में इन द मिडल कहीं कंजेशन आ भी गई है और जिस तरह कंजेशन खत्म होगी तो वो कंप्यूटर खुद ही उसे कह देगा यार विंडो साइज बढ़ा दो। ये ना हो कि भाई उसने सेशन स्टैब्लिश किया, बहुत अच्छी स्पीड थी, बीच में स्लो हो गई। ठीक है, फिर दोबारा सेशन की स्पीड फास्टर होगी तो उसने दोबारा सेंड करना शुरू कर दिया। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट अबाउट इट। ठीक है, कि भाई ऑटोमेटिकली विंडो एडजस्ट होती हो। जो ऑटोमेटिकली विंडो एडजस्ट होती है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है,
ये अगली विंडो, अगली जो स्लाइड है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिक्स एंड स्लाइडिंग विंडो। फिक्स विंडो क्या होती है कि मैं कॉन्टिन्यूस तीन ही भेजता रहूँगा, तीन 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 तीन, तीन के बाद एक्नॉलेजमेंट, तीन के बाद एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब मैंने देखा कि जब मैं तीन 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 कॉन्टिन्यूस भेज रहा हूँ तो बीच में अगर कहीं कंजेशन आ गई है तो मेरा पैकेट ड्रॉप होगा, मैं दोबारा रीसेंड करूंगा, फिर ड्रॉप होगा, फिर रीसेंड करूंगा, ओवरहेड बढ़ रहा है, ठीक है। उसके ऑपोजिट स्लाइडिंग विंडो का ये कॉन्सेप्ट है कि विंडो का साइज तीन कर दिया, तीन भेजे, तीन की कंजेशन, तीसरे की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई बल्कि वो कह रहा है कि तीसरा दोबारा सेंड किया और विंडो साइज उसने टू कर दिया, फिर उसके बाद विंडो साइज उसने देखा नेटवर्क में कंजेशन खत्म हो गई, फिर उसने कहा विंडो साइज थ्री कर दो, फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा थ्री भी मैं सेव कर सकता हूँ, फोर कर दो, फाइव कर दो, सिक्स कर दो, सेवन कर दो, टेन, टेन पे जाके उसने देखा मैं ड्रॉप होने शुरू हो गए, वो उसे कहता नीचे ले आओ नाइन पे, नाइन पे वो एडजस्ट हो गए। ये क्या है वाला, जब आप डाटा ट्रांसफर करते एक मशीन से दूसरी मशीन, याद है वो आपको कहता है कि आपका डाटा ट्रांसफ़र होने में एक साल, एक महीना, 10 दिन लगेंगे, फिर थोड़े दिन आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो बहुत पुराने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर उसको बेचारे को कहते थे ना कि 400 MB ले जाओ डाटा, बेचारे को मौत पड़ जाती थी 10 दिन। तो अब अगर आप सिस्टम में देखो तो से 3-4 घंटे दे देता है, ठीक है। तो 3-4 घंटे का जो टाइम है ना, वो फिर थोड़ी देर में कम होता है होता है होता है, फिर एक थोड़ी देर के बाद ना वो लेवल पे आ जाता है। कोई पॉसिबिलिटी है, वो कह रहे हैं आपको 1 मिनट में डाटा ट्रांसफर कर देगा, बट थोड़ी देर में फिर बढ़ जाता है क्योंकि नेटवर्क में कहीं कंजेशन आ गई या सिस्टम की प्रोसेसिंग ज़्यादा कहीं और यूटिलाइज होने लगी तो उसकी वजह से मसला आ जाता है, ठीक है। तो वो खुद ही एडजस्ट करता रहता है। स्लाइडिंग विंडो, आजकल की विंडो जो विंडो XP और 7 वगैरह है ना, उनमें स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सप्लोरिंग पैकेट डिलीवरी, पिज़्ज़ा डिलीवरी, तभी मैंने ये पिक्चर लगाई हुई यहाँ पे, ठीक है। तो लेयर टू डिवाइस एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। लेयर टू की जो डिवाइस है, आपको अगर अपनी APS TNDP एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल लेयर याद हो, तो लेयर टू जो सी थी वो डाटा लिंक लेयर थी। और डाटा लिंक लेयर पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। हुआ ये कि जब शुरू शुरू में जब नेटवर्किंग शुरू हुई, ETs की बिगनिंग थी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो नेटवर्क, तमाम कंप्यूटर आइसोलेटेड स्टैंड बाय कम्युनिकेट करते थे। पहले तो सबसे बड़ा मसला ये था ना कि कंप्यूटिंग पावर बनाई जाए, ठीक है ना। शुरू के कंप्यूटर तो नेटवर्क भी नहीं थे, नेटवर्क एक अलहदा पावर बन गई ना, कि कंप्यूटिंग पावर को जब हमने ज्वाइन कर दिया तो वो नेटवर्क्स भी बन गए। तो कंप्यूटिंग पावर से आप ऑनवर्ड एक्सटेंड करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। तो उस वक्त कंप्यूटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए थे कि उन्हें नेटवर्क किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कहा चलो अब इन्हें कनेक्ट भी करते हैं। तो उन कंप्यूटर्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता होता था जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था, लाइक नेटवेयर और एक दो और मुझे अभी याद नहीं है, बिनियामीन, बिनियन, इस तरह करके कोई नाम था, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस दैट वन। तो वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चला करते थे जिन्हें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा करते थे, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये सारी चीज़ें निकाल दो, एक स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्ड बना लो, OSI लेयर मॉडल, और ये सारे आपस में कम्युनिकेट करने लग जाए। और उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला मैक एड्रेस का, ठीक है। मैक एड्रेस आपको याद हो मैंने बताया था 48 बिट का एक एड्रेस होता है जो हर हार्डवेयर डिवाइस को लगा होता है, जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं और मैक एड्रेस भी कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो वो एड्रेस मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उसकी 24 जो बिट है, ये हेक्साडेसिमल है, इसलिए ये एक जो वैल्यू है ये 4 बिट्स की है, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअली ओवरऑल 24 बिट्स बनती है, ठीक है। 4 × 6, 6 4 24, ठीक है, 24 और 24। और फिर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था अगर कोई इंटेल का लैन कार्ड किसी के सिस्टम में लगा हुआ है तो इंटेल को एक स्पेसिफिक एड्रेस दिया होगा जो सब इंटेल के कार्डों के लिए सिमिलर होगा, और उसके बाद ये वेंडर इंक्रीमेंट कर करके हर कार्ड के ऊपर लगाता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये ख़त्म हो जाएंगे वो दोबारा IEEE के पास जाएगा। मेरे ख्याल में एआना ही इसे डील करती है, जो IP एड्रेसेस और पोर्ट्स को डील करती है, और उसे कहेगा ठीक है आप मुझे अगली वैल्यू भी दे दो। इंटेल को फिर एक और नंबर दे देगा, फिर इंटेल उस हिसाब से कार्ड प्रिंट कर करके उन पर मैक एड्रेसेस लगाती रहेगी। ये सिर्फ नेटवर्किंग के कार्ड नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन का भी मैक एड्रेस होता है, हर चीज़ पे मैक एड्रेस होता है जो नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने की काबिलियत रखती है, ठीक है। तो दैट्स नोन एज ए मैक एड्रेस, और ये हार्डवेयर एड्रेस होता है और ये हमेशा आपकी OSI की लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा होता है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लेयर 2 का एड्रेस पढ़ सके तो वो लेयर 2 कैपेबल डिवाइस कहलाएगी, और कोई अगर आपके लेयर 2 की एड्रेस को प्रोसेस कर सके वो डिवाइस और उस पर डिसीजन दे सके, वो आपकी लेयर 2 प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाएगी, और वो नॉर्मली आपका स्विच होता है नॉर्मल इन्वायरमेंट में, ठीक है।
क्योंकि नॉर्मली जब आपका स्विच लगा होता है और उसके पास कोई पैकेट आता है तो वो आपका पैकेट एप्लीकेशन लेयर तक नहीं खोल के देखता। ठीक है, इसकी एग्जांपल, एक मिनट मुझे सोचने दें, मैं अभी आपको 1 मिनट में एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखें, आपके पास एक बुक है, वो कोई अब 10-15 साल पहले देख लो, पाकिस्तान के अंदर वो याद है, वो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होती थी। ड्राइविंग लाइसेंस एक कार्ड की शक्ल में नहीं होता था, कॉपी की शक्ल में होता था। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आप एक एग्जीबिशन में गए हैं। ठीक है, तो एग्जीबिशन में ना आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे वहाँ पे ना। ठीक है, आपको जो एग्जीबिशन का जो इनविटेशन कार्ड आया वो उस कॉपी की शक्ल में था। ठीक है, तो आप जब मेन गेट पे गए हो तो उसने सिर्फ कॉपी को बाहर से देखा है और उसने कहा ठीक है चले जाए अंदर। ठीक है, तो अब हर बंदे को डिफरेंट टाइप की कॉपीज या इनविटेशन कार्ड भेजे थे। किसी को रेड था, किसी के पास पर्पल था, किसी के पास वाइट था। वाइट इज सॉर्ट ऑफ सुपर एग्जेक्टिव ना। ठीक है, तो उसने सिर्फ फ्रंट पेज देखते साथ ही आपको बता दिया ठीक है जी आप ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, आप थर्ड फ्लोर पे चले जाएं। ठीक हो गया, सिर्फ फ्रंट पेज। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो जिस बंदे ने मेरी कॉपी देखी, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, मेरे पास रेड कलर की कॉपी थी। ठीक है, उसने अब मेरा इनविटेशन कार्ड अंदर से खोल के देखा कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर इसे कौन से रूम में भेजना है, तो अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ था रूम नंबर 10। ठीक है, अब उस गार्ड ने वो कॉपी खोली, उसे इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि मेरे पास रेड है या नहीं। उसने अगला पेज खोला, रूम नंबर 10, उसने कहा आप रूम नंबर 10 में चले जाए। मैं रूम नंबर 10 के दरवाजे पे गया, वहां पर एक और गार्ड खड़ा हुआ था। ठीक है, उसने वो कॉपी, रेड कॉपी का पेज नंबर 2 खोला और उस पर देखा कि जी आप रो नंबर 10 पे चले जाएं। मैं रूम नंबर 1 के अंदर चेयर्स लगी हुई थी, मैं रो नंबर 10 पे चला गया। वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ था, उसने कहा रो नंबर 10 के अंदर, उसने अगला पेज पलट के देखा, यानी पहला फ्रंट पेज था, सेकंड पेज दरवाजे वाले ने देखा, रो वाले ने देखा, और उसने मुझे कहा ठीक है आप रो नंबर 10 पे चौथी चेयर पे बैठ जाएं। ठीक है, 4A से चेयर नंबर था। ठीक हो गया। इस चीज का कोई फायदा था अगर जो बिल्डिंग के शुरू में ही एक बंदा मेरा पूरी कॉपी खोल के देखता, पहला पैकेट, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, और मुझे कहता ठीक है आप पहले फ्लोर पे चले जाएं। ठीक है, और उसके बाद आप रूम नंबर 10 ढूंढे, रूम नंबर 10 ढूंढ के रो में ढूंढे। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं था, कोई पता नहीं, मैं पहले रूम नंबर 10 पे जाता और वहां जाकर मैं कंफ्यूज हो जाता कहाँ जाना है, और फिर मैं भटकता रहता इधर उधर। तो हर कंप्यूटर जो है, हर डिवाइस है, वो एक स्पेसिफिक लेयर तक रीड करने की खासियत रखती है। ठीक है, जिस तरह वो कॉम्प्लेक्स के बाहर या वो एग्जीबिशन के बाहर जो बंदा बैठा हुआ था जो मेन गेट पे था, वो सिर्फ फर्स्ट पेज ही पढ़ सकता था, उसको दूसरे पेज की समझ ही नहीं थी। ठीक है, तो जो डिवाइसेस लेयर 2 का पैकेट का जो हेडर है, वो याद है जब मैंने हेडर्स दिखाए थे आपको कि हेडर लगाती है, हर लेयर हेडर लगा देती है। ठीक है, लाइक एप्लीकेशन लेयर ने अपना हेडर लगाया, प्रेजेंटेशन ने अपना, सेशन ने अपना, ट्रांसपोर्ट लेयर ने टीसीपी का हेडर लगा दिया, नेटवर्क लेयर ने आईपी का हेडर लगा दिया, और डाटा लिंक लेयर ने ये हेडर लगा दिया जो हम ये यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई डिवाइस है, अब ये पैकेट मेरे पीसी से निकला और स्विच के पास गया। स्विच अब कौन सी लेयर की डिवाइस है? लेयर 2 की डिवाइस। वो सिर्फ ये हेडर पढ़ सकेगी। उस डिवाइस को अगर आप टीसीपी का हेडर देंगे उसको समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, लाइक मेन गेट वाला बंदा आपको कहे जी आप रो नंबर 10 पे चले जाएं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तो रो ही नहीं नजर आ रही, यहाँ तो फ्लोर्स हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने सही बताया आपको रो नंबर 10, मगर आपको ये नहीं पता कि कौन से फ्लोर पे कौन से रूम नंबर में। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर नहीं समझ रहे दोबारा रिवाइंड करके देखो। सॉरी कि भाई मैंने वर्कआउट ही की हुई थी इसकी एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल में मैंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी आपको। ठीक है, तो स्विच जोन सा है वो आपका सिर्फ मैक लेयर का हेडर पड़ेगा। ठीक है, अगर वो मैं उसे कहूँ जी नहीं तुमने पूरी कॉपी पढ़नी है, तो बिला वजह स्विच पे आपका पैकेट पड़ा हुआ इंतजार करता रहेगा और आपका वे टाइम ज़ाया होगा, फिर हम फास्टर कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जो आजकल के ज़माने में आप देखते हो स्काइप भी चल रहा है, आपका सारा कुछ चल रहा है, और फास्टर कम्युनिकेशन, फिर वॉइस पॉसिबल नहीं हो जाएगी। ठीक है, दो वॉइस यूडीपी यूज़ करती है मगर उसमें भी हेडर्स लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जो डिवाइस होती है उसने मैक एड्रेस देखा, और जो आपका स्विच है क्योंकि वो लेयर 2 की डिवाइस है, उसने मैक एड्रेस देखा और उसने मैक एड्रेस की बेस पे डिसीजन कर दिया। ठीक है, ये मैक एड्रेस का ये सारे का सारा हेडर होता है। मैंने मेरे ख्याल में आगे डिस्कस किया हुआ ये पूरे का पूरा हेडर कि ये इस हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिटेल है, प्री एम्बल, पोस्ट एम्बल, मगर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस आप याद रखो कि डेस्टिनेशन किस कंप्यूटर के मैक एड्रेस पे जाना है और कहाँ से आ रहा है, दैट्स इट।
लेंथ वही टीसीपी वाली लेंथ, और ये इसके अंदर आपका डाटा है, वो जो आपने हेलो लिखा था, हेलो हाउ आर यू वाला। और ये एफसीएस वही सीआरसी की तरह का है, और प्रीएम्बल में आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अब लेयर 3 की डिवाइस, अगर आपके पास, मैं दोबारा वो टीसी ओएसआई लेयर मॉडल बनाऊं और मैं आपको कहूँ इसमें लेयर 3 निकालो, तो आप कौन सी लेयर को पे पॉइंट आउट करोगे? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे क्या हो रहा था? आईपी प्रोटोकॉल चल रहा था। और आईपी से आपके जहन में क्या आता है? आईपी एड्रेस। हमारा पूरा लेक्चर था उसके ऊपर, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या बताता है? वही क्लासरूम और स्कूल की एग्जांपल कि MCS AB मॉर्निंग इवनिंग नाइट वाला चक्कर, ठीक है। कि कौन से नेटवर्क है। आईपी एड्रेस के दो पोर्शंस थे, एक नेटवर्क आईडी थी और एक होस्ट आईडी थी, ठीक है। वो डिवाइस जो लेयर 3 के ऊपर पैकेट को खोल के देख सकती है, से मैंने अगर कहा कि गेट पे जो बंदा खड़ा हुआ था जो सिर्फ आपको फ्लोर बताता है, तो वो लेयर 2 की डिवाइस है। तो अगर जो रूम के बाहर बंदा खड़ा हुआ है और आपको बताता है ठीक है जी अब आपने इस रूम पे जाना है या फ्लोर पे खड़ा हुआ है, तो वो लेयर 3 की डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास जो लेयर 3 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आईपी एड्रेसेस की होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो आईपी एड्रेसेस देख के डिसीजन करती हो वो लेयर 3 की डिवाइस कहलाती है। इसी तरह पिछली एग्जांपल में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो लेयर 2 का हेडर पढ़ के डिसीजन कर सके वो लेयर 2 डिवाइस होती है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि लेयर 2 का पैकेट कौन सी चीज़ पढ़ सकती है, वो स्विच होता है हमारा, कि वो लेयर 2 का हेडर पढ़ता है और डिसीजन कर लेता है कि मैंने कहाँ भेजना है, ठीक है। डिसीजन से जब मैं मुराद ले रहा हूँ तो फॉरवर्डिंग डिसीजन, क्योंकि पैकेट डिलीवरी पे हम बात कर रहे हैं। टॉपिक है पैकेट डिलीवरी, कि पैकेट कहाँ भेजना है। डिलीवरी पैकेट की इज द नेटवर्किंग एक्चुअली। अगर पैकेट ही नहीं डिलीवर हो रहा तो नेटवर्क का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ आपका लेयर 2 का हेडर देख के डिसीजन कर सके वो लेयर 2 डिवाइस होती है, लाइक अ स्विच, ठीक है। ब्रिज भी एग्जांपल दे सकते हैं। और वो डिवाइस जो आपका लेयर 3 का हेडर देख के डिसीजन कर सके वो कहलाती है लेयर 3 कैपेबल डिवाइस, जो नॉर्मली हमारे राउटर्स होते हैं। अब इंटेलिजेंट जो स्विचेस होते हैं वो भी लेयर 3 कैपेबल होते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे कैपेबल होते हैं और वो क्या करते हैं जो वो कैपेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको याद है कि लेयर 3 के अंदर सिर्फ आईपी एड्रेसेस, आईपी का प्रोटोकॉल चल रहा होता है, तो इसका मतलब सारा डिसीजन आईपी की बेस पर होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर फ्लोर पे कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसने आपको रूम नंबर बताना है, तो वो जो दूसरा या तीसरा पेज होगा वो बुक कॉपी के अंदर वो रूम नंबर्स का होगा, लाइक रूम नंबर 10, ठीक है। तो लाइक यहाँ से इस कंप्यूटर ने पैकेट भेजा। अब आप देख रहे होगे कि आपने तो आईपी एड्रेस पढ़ाया था जी 1.1.1.0.1.1, तो इधर सिर्फ इसने ना इस स्लाइड के अंदर जो है ना वो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स लिए हुए, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट से आपको पता चल रहा है कि नेटवर्क आईडी क्या है ऐसी, ठीक है। ए क्लास का नेटवर्क है, ठीक है, जस्ट फॉर दैट, ठीक है। इसमें कोई एक्चुअली यूँ स्लाइड नहीं बनानी चाहिए, मगर मैंने ये खुद सिस्को से ली हुई है, तो मैं भी लिमिटेड था। मैं अपनी बनाता तो फिर उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाती कि स्टूडेंट्स वो पढ़, अगर कोई बुक पढ़ रहा होता, अगर आप में से कोई खुशकिस्मत किताब पढ़ रहा है तो वो बेचारा परेशान हो जाता, ठीक है। तो जी ये राउटर की जो इस साइड पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 1 का नेटवर्क। क्यों? क्योंकि ये ए क्लास है और ए क्लास की नेटवर्क आईडी सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट होती है, याद है, /8 का नेटवर्क, ठीक है। तो इस राउटर की इस साइड पे 1 का नेटवर्क चल रहा है, इस साइड पे 2 का नेटवर्क चल रहा है और इस साइड पे 4 का नेटवर्क चल रहा है। राउटर ने, अगर आपको याद होगा, या दूसरी प्रेजेंटेशन या तीसरी के अंदर मैंने आपको राउटिंग टेबल थोड़ा सा दिखाया था, ठीक है। तो राउटर के पास जी पहले नेटवर्क 1 की तरफ जो रास्ता जाता है वो है ईथरनेट 0, जो ये है, ठीक है। नेटवर्क नंबर 2 की तरफ जो रास्ता जाता है वो सीरियल 0 है, ठीक है, यानी इस साइड पे फेंक देगा वो। और नेटवर्क 4 की तरफ जो ये वाला नेटवर्क है उधर भी जाने के लिए मेरे पास यही रास्ता है, तो मैं सीरियल 0 की तरफ डाटा, ठीक है। अब अगर इस कंप्यूटर ने इधर पड़े हुए कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है 4.1 के साथ, तो वो क्या करेगा? एक पैकेट फेंकेगा, कहेगा राउटर को कि मैंने 4.1 के पास जाना है। राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा और देखेगा कि ये एक क्लास का नेटवर्क है, तो वो सिर्फ ये वाला पोर्शन पकड़ेगा 4 का। उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि 1 के आगे 1 लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वो सिर्फ नेटवर्क आईडी पकड़ेगा और अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि अच्छा जी नेटवर्क आईडी 4 है, तो ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0 पे फेंकना है, इस इंटरफेस पे फेंकने का, और वो पैकेट यहाँ से निकल के इस डिवाइस के पास आएगा, क्योंकि रास्ते में जाहिर है जो अगर कोई और डिवाइस है तो उसको पता होगा कि 4 का नेटवर्क किधर है।
और जब इस राउटर के पास पहुंचेगा तो वो अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि भाई इस पैकेट ने 4 के पास जाना है, तो 4 किधर है, ईथरनेट 0 पे है, और वो ईथरनेट 0 पे फेंकेगा और वो पैकेट इस पीसी के पास पहुंच जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। सो लेयर 3 कैपेबल डिवाइसेस आर द राउटर्स जो आईपी बेस्ड आईपी एड्रेसेस पे डिसीजन करते हैं। लेयर 2 कैपेबल डिवाइसेस आर स्विचेस जो मैक एड्रेसेस पे डिसीजन करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। ओफ, ओके, अब सिचुएशन ये है कि हर सिस्टम के पास अपना एक आईपी एड्रेस भी होता है और मैक एड्रेस भी होता है। अगर मैं अपना सिस्टम देखूं तो मैं अगर अपने सिस्टम पे जाके आईपी कॉन्फ़िग करूं तो मेरे पास आईपी एड्रेस भी आएगा और मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस भी आएगा। मैक एड्रेस कुछ इस तरह का लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फॉर द 48। ठीक है, 48 बिट्स का। 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अगर आपके पास सिस्टम में लैन कार्ड लगा हुआ है ना, लैन कार्ड को उतार के देखो, ठीक है, तोड़ना नहीं है, उतार के देखो तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की स्टिकर या किसी कलर में स्टिकर लगा, उसके ऊपर फिजिकल एड्रेस इस तरह का लिखा हुआ होगा, वो आपके सिस्टम का फिजिकल एड्रेस होता है। आप उसको वापस अपने अंदर लगा दो सिस्टम के अंदर, तो IP config /all की कमांड दोगे तो आपको वही चीज़ जो आपने स्टिकर पे देखा था वो लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बहरहाल मैंने एक दफ़ा एक ऐसा ही, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक दफ़ा एक लैन कार्ड खोला, उसके ऊपर स्टिकर पे गलत नंबर लिखा हुआ था और अंदर गलत वो डिफरेंट था, तो वो इट माइट बी अ ह्यूमन एरर कि भाई किसी बंदे ने गलती से वो स्टिकर गलत हो गया होगा या मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, जो भी बात है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सेव कैसे होती है, कि मुझे ये कैसे पता चले कि जी जिस कंप्यूटर के साथ मैंने कम्युनिकेट करना है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास लेयर टू एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस, और लेयर 3 एड्रेस आईपी एड्रेस के दरमियान में मैपिंग करवाने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि जब आपने एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, से आप फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने जी याहू के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने याहू का आईपी एड्रेस डाला, गलत, आपने याहू का आईपी एड्रेस नहीं डाला, आपने yahoo.com लिखा, एंटर किया, आपके कंप्यूटर ने देखा यार ये yahoo.com को तो मैं नहीं समझ सकता, तो मैं किधर जाऊंगा, पिछले लेक्चर्स आपको याद होने चाहिए, मैं अपने डीएनएस सर्वर के पास जाऊंगा। मेरे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस कहाँ से आएगा, जब मैंने डीएससीपी सर्वर से आईपी एड्रेस लिया तो डीएससीपी ने बताया था कि आपने अपनी नेम रेजोल्यूशन करवाने के लिए डीएनएस के पास जाना है, और उसने आईपी एड्रेस दिया था। मैं डीएनएस सर्वर के पास गया, मैंने कहा डीएनएस भाई मुझे ना याहू के पास जाना। ठीक है, याहू के पास जाना है, तो डीएनएस सर्वर ने जिस तरह भी ढूंढ के मुझे याहू का आईपी एड्रेस दे दिया, उसने कहा जी ये आईपी एड्रेस है, आप चले जाओ 1.1.1.1 के पास। मैं वापस आया, मैंने अपने कंप्यूटर को बताया जी हमने अगर आप याहू लिखते हो ना तो मैंने 1.1.1.1 के पास जाना है। अब उसने पैकेट बनाना शुरू कर दिया याहू के पास जाने के लिए। जब वो लेयर 2 पे गया तो लेयर 2 ने कहा जी मेरे पास तो याहू का इस आईपी एड्रेस 1.1.1 का मैक एड्रेस है ही नहीं, मैं क्या करूँ। उसने अपने आर्प टेबल को कहा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को कहा कि भाई आपके पास 1.1.1.1 का मैक एड्रेस है। आपने कहा नहीं, मगर मैं ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, आपने एक ब्रॉडकास्ट की नेटवर्क में और उसने कहा जी मुझे जी वो कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस 1.1.1.1 है वो मुझे रिस्पॉन्ड करे। जब 1.1.1 को ये पैकेट मिला कि कोई मेरा मैक एड्रेस मालूम करना चाह रहा है, तो उसने उस पैकेट के रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस डाल के भेज दिया, और आर्प ने वो आईपी एड्रेस अपने टेबल में सेव भी कर लिया ताकि उसको दोबारा यूज़ करना पड़े वो आईपी एड्रेस, तो वो दोबारा ब्रॉडकास्ट ना फेंके, क्योंकि नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट अच्छी नज़रों से नहीं देखी जाती, तो वो सिर्फ अपने टेबल में से ही निकाल रख ले, दे दे उसे। और आर्प टेबल ने वो आईपी एड्रेस जो है लेयर 2 को दे दिया। लेयर 2 पे ही मैक आर्प का प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। मैक एड्रेस ने वो अपने पैकेट में डाला और पैकेट भेज दिया, किस्सा तमाम। मगर आर्प टेबल ने अपने टेबल के अंदर इसको सेव कर लिया, ठीक है, कि 1.1.1 का मैक एड्रेस ये है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1.1 नहीं, आप समझ लो 192.168.0.1 का मैक एड्रेस ये है। ठीक है, और आपने उसके साथ काउंटर लगा दिया 300 सेकेंड्स तक। मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन की जो भी yahoo.com के साथ। ठीक है, और उसके बाद मैं चला गया। ठीक है, और 300 सेकेंड्स तक मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया, आपने अपने टेबल में से वो एंट्री डिलीट कर दी। ठीक है, अब मैं दोबारा गया, मैंने कहा yahoo.com के पास जाना है, डिपेंडिंग मेरे पास आईपी एड्रेस था,
जब वो लेयर 2 के पास आया, लेयर 2 ने कहा अब मुझे मैक एड्रेस पता है, मैंने अपने मैक टेबल में देखा, मैंने तो 3 सेकंड से देर हो चुकी थी, 300 सेकंड से ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो आपको फिर दोबारा ब्रॉडकास्ट फेंकनी पड़ेगी नेटवर्क के ऊपर। अगर 300 सेकंड से पहले हुआ तो आप अपने टेबल में देखेगा और कहेगा हाँ मेरे पास 1.1.1.1 का मैक एड्रेस है, ये लो, ठीक है, उसने मैक एड्रेस दे दिया। ये हम मैक एड्रेसेस जो से हैं टेबल जो से टाइम आउट हो जाती है 300 सेकंड्स के बाद, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने अपना मैक एड्रेस टेबल देखना हो तो आप अपने सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ARC-A करें, आपको 1 या 2 आईपी एड्रेसेस नजर आ रहे होंगे। अगर आपके घर के अंदर और कोई कंप्यूटर, लाइक मेरे घर में 6-7 कंप्यूटर हैं, तो वो सारे के सारे आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है? तो यानी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक हो गया। तो आप टेबल आपकी क्या करता है, आईपी टू मैक रेजोल्यूशन करता है। आपके पास आईपी एड्रेस होता है और आपको मैक एड्रेस ला के देता है, ठीक है, क्योंकि लेयर 2 की पूरी इन्फॉर्मेशन के बगैर आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। आपको सारे पते पता होना चाहिए ना, कि सही मुझे पता है कि एक बंदा जो है वो लाहौर में रहता है, लाहौर में किस जगह रहता है, किस गली में रहता है, किस मकान में रहता है, और किस मकान के किस फ्लोर पे रहता है, वो सारे पते मेरे पास होने चाहिए, अदरवाइज मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो आपको लेयर 2 लेयर 3 के सारे एड्रेसेस पता होने चाहिए। अगर आपके पास लेयर 2 का एड्रेस नहीं है और आपको रास्ते में मिल जाता है स्विच, ठीक है, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा? वही एग्जांपल जो मैंने कॉपी की दी थी, आपकी कॉपी के अंदर पेज नंबर 1 तो है जो बताता है आपने फ्लोर नंबर 3 पे जाना है, मगर वो अगला सफ़ा जो है वो फटा हुआ है जो बताता है कि आपने जी रूम नंबर 10 में जाना है, तो वो बंदा आपको हेल्प नहीं कर सकता। आपके पास उस कॉपी के अंदर सारे सफ़े होने चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। वैसे एग्जांपल अच्छी है, नेक्स्ट टाइम दूंगा कहीं पे। आगे चलते हैं। अब ये जी आखिरी स्लाइड है, ये समझ ली, ये रैप अप हो रहा है अब, ठीक है। ये कंप्यूटर है, आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ, 192.168.1.100, और इसने इससे कम्युनिकेशन करनी है। अब हो क्या रहा है, देखो, एप्लीकेशन लेयर पे काम हो रहा है, लेयर 7, ठीक है, ये अगर आपको याद हो लेयर 7 थी, ठीक है। एप्लीकेशन जो सी है ना वो नेटवर्क को कहती है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन एक ही लेयर होगी, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर ही कहलाती है। उसने ट्रांसलेशन कर दी, उसने सेशन एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। याद है जब मैंने आपको टीसीपी आईपी का को मैप करवाया था ओएसआई लेयर मॉडल के साथ, तो सिर्फ हमारे पास 4 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और फिजिकल, या डाटा लिंक, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट को कभी इंटरनेट कह देते हैं या नहीं कहते, ठीक है, पर 4 लेयर्स थी। एप्लीकेशन लेयर ने कहा नेटवर्क, नेटवर्क नीचे वाली लेयर को कह रहा है कैन यू सेट अप अ रिलायबल कनेक्शन टू 192.168.1.1 फॉर मी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या तुम सेशन एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो इस बंदे के साथ, ठीक है। उसने सिर्फ ये दिया है, क्यों दिया है, से मैंने कहा जी मैंने एक कंप्यूटर को एफटीपी करना है, या मैंने स्काइप के सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, या मैंने याहू पे जाना है, ठीक है। ये याहू से पहले की स्टोरी जो सी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि डीएनएस के पास जब उसके पास आईपी एड्रेस आ गया तो उसने जी निचली लेयर को कहा कि भैया क्या आप जो से हो वो उस बंदे के साथ रिलायबल सेशन स्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, रिलायबल कनेक्शन, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल चाहिए। तो इसका रिप्लाई कौन करेगा, टीसीपी करेगा, यूडीपी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चाहिए, रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए जो मेरा जो दोस्त है वो डेवो टर्मिनल पहुंच भी गया या नहीं, ठीक है। तो अगली जो लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, वो कहती है नो प्रॉब्लम, आई विल यूज टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करूंगी मैं, ठीक है। और टीसीपी अब करूंगी या करूंगा आपकी मर्जी है, ठीक है। तो टीसीपी, अब वो टीसीपी को कह रही है सेट अप अ सेशन टू 192.168.1.1 कि भाई तुम सेशन स्टेब्लिशमेंट करो इसके साथ। अब टीसीपी क्या करेगी, 3 वे हैंडशेक, आज की पहली स्लाइड, ठीक है। टीसीपी ने क्या किया, नेटवर्क लेयर पे गया, आईपी सेंड दिस टीसीपी सिंक टू 192.168.1.1, उसने उसको कहा कि भाई आईपी तुम एक काम करो, तुम इस आईपी एड्रेस के पास मेरा टीसीपी सिंक भेज दो, क्योंकि ये अब आईपी एड्रेसेस पे बात आ गई तो आईपी एड्रेसेस नेटवर्क लेयर संभालेगी। टीसीपी ने यहाँ डिसाइड कर लिया कि मैंने टीसीपी सिंक भेजना है, मगर उसने साथ नीचे वाली को अब जिम्मेदारी पहुंचा दी कि ठीक है अब तुम संभालो। अब आईपी ने कहा लेयर 2, ठीक है, सेंड दिस पैकेट टू दिस आईपी एड्रेस, ठीक है, कि भाई इस आईपी एड्रेस के पास पैकेट पहुंचा दो। अब लेयर 2 क्या करती है, डाटा लिंक लेयर जो सी थी अपने आर्क को पूछती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो भी हम पढ़ के हटे, डू यू हैव अ मैपिंग ऑफ 192.168.1.1, कि भाई तुम्हें पता है कि इसका मैक एड्रेस क्या है। आप टेबल देखता है, इज 192.168.1.1 इन माई आर्क टेबल, क्या मेरे आर्क टेबल में पड़ा हुआ है ये, नो इसके आर्क टेबल में ये एंट्री नहीं है, इसको नहीं पता इसका मैक एड्रेस क्या है। लेयर 2 विल हैव टू पुट द पैकेट इनटू द पार्किंग, उसने उसको कहा भाई तुम साइड पे लग जा, वो पुलिस वाले ने रोकते साइड पे उतर जा, ठीक है, अंटिल आई डू एन आप, मैं लाइसेंस चेक करती हूँ।
वो क्या करती है, ये एक आर्क पैकेट जनरेट करती है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करती है सबको, ये पीसी, ठीक है, या डेटा लिंक लेयर, ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट करती है और कहती है कि मुझे जो पीसी जो सा है वो 192.168.1.1 है, वो मुझे रिप्लाई करे विद द मैक एड्रेस, आई एम 192.168.1.100 विद द मैक एड्रेस दिस हु इज 192.168.1.1 के ब्रॉडकास्ट कर रही है, पूरी ब्रॉडकास्ट, ठीक है, पूरे नेटवर्क में जाएगी ट्रैफिक कि भाई मेरा ये आईपी एड्रेस है, ये 192.168.1.1 कौन है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, लेयर टू, अब लेयर टू किस कंप्यूटर की है, इसकी, इस कंप्यूटर की लेयर 7 तक नहीं जाएगा पैकेट, लेयर 2 ही पकड़ लेगी। आई जस्ट गॉट अ फ्रेम विद ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, मुझे अभी एक पैकेट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस मिला है, सो आई विल प्रोसेस इट, द प्रोटोकॉल आईडी इंडिकेट दैट इट बिलोंग्स टू आप, लेट मी स्ट्रिप द लेयर 2 हेडर एंड सेंड इट टू आप। उसने लेयर 2 का हेडर उतारा और उसे कहा कि भाई देखो ये हमारे लिए है, ठीक है, चेक करो। उसकी लेयर 3 वेरीफाई करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, उसने आर्क का रिप्लाई तैयार किया और उसमें वो सिर्फ क्या बता रहा है, अपना मैक एड्रेस, और आर्क का रिप्लाई जो सा है वो इस कंप्यूटर के पास पहुंच गया। जब वो इस कंप्यूटर के पास पहुंच गया तो इस कंप्यूटर के पास सारा डिकोरम या सारी इन्फॉर्मेशन पूरी होगी, इसके पास मैक एड्रेस भी है सोर्स डेस्टिनेशन का, इसके पास सोर्स डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी है, इसके पास प्रोटोकॉल भी है। अब इसका सिंक पैकेट जाएगा इसके पास, अभी सिंक गया, अभी डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, हुर्रे लेयर 2 आई कैन गेट आउट सेंड आउट पैकेट, अब ये पैकेट सेंड कर सकता है, ये वायर पे पैकेट डाल देगा, पैकेट इसके पास जाएगा, सिंक होगा, वो सिंक की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और फिर एक और कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट हो जाएगी, ईजी है। ओके जी, ये मैक एड्रेस का जो सा है टेबल है, मैक एड्रेस का जो मैक लेयर 2 का हेडर है, ठीक है, ये ऊपर जो सा लगा हुआ है, ठीक है। प्रियम्बल क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक 0 1 0 1 0 1 और 0, ठीक है, 7 बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं, ठीक है। प्रियम्बल ने इसको बता दिया कि जी ये आपका डाटा पैकेट है और यहाँ से जब आपको दूसरे कंप्यूटर को ये सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, आप दोबारा प्रोटोकॉल की स्टोरी आ गई, ठीक है। अगर आपको ऐसा पैकेट मिले, ऐसा सीक्वेंस वायर पे रिसीव हो, हमारा लैंड कार्ड वायर पे सिग्नल सेंस कर रहा होता है, जब भी उसको ये पैटर्न मिलता है तो वो समझ जाता है भाई ये इथरनेट का फ्रेम शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक 1 बिट आती है, इसके कहते हैं स्टार्ट ऑफ फ्रेम, ये बताता है हाँ जी फ्रेम शुरू हो गया। अब इससे आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस होगा, ये टाइप की फील्ड है, ठीक है, 2 बिट्स की जो बताती है कि किस टाइप का पैकेट है। इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है कि अगर ये IEEE का स्टैंडर्ड है या सिस्को का स्टैंडर्ड ईथरनेट है। सिस्को का स्टैंडर्ड ईथरनेट ये लेंथ बताता है कि इस पूरे ईथरनेट के फ्रेम की लेंथ कितनी है, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना हो इस बात में। मेन जो थिंग है जो आप लोगों की परेशानी की हुई है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगता है यहाँ पे। प्रियम्बल क्या होता है, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम क्या होता है, टाइप, या इसके अंदर टाइप होती है IEEE के स्टैंडर्ड ईथरनेट पैकेट के अंदर, और सिस्को के स्टैंडर्ड ईथरनेट के अंदर लेंथ की फील्ड होती है जो लेंथ बताती है कि ये कितने लेंथ का हेडर है। लाइक TCP के अंदर जिस तरह हमारे पास लेंथ की फील्ड थी, और ये आपका असल डाटा है और ये फ्रेम चेक सीक्वेंस है, वही जो CRC हम लोगों ने TCP के हेडर में पढ़ा था कि बताता है कि अगर 10 दफ़ा जो सा है आपके पास A लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पैकेट ठीक पहुंचा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो अगर बहुत हायर लेवल पे देखा जाए तो पैकेट के अंदर ये कोई 3-4 इन्फॉर्मेशन होंगी जो हमारी पिछली डायग्राम में गुजरी हैं कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, कि डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचना है उस सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, जहाँ से निकला है वहाँ का मैक एड्रेस क्या है, ये लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन होगी। ये आगे आगे हमारे पास लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन कि भाई IP एड्रेसेस की, कि कौन से IP एड्रेस से जा रहा है, कौन से IP एड्रेस तक जा रहा है। गो के इस लेयर के अंदर ये पूरे का पूरा हेडर है, इस जगह पे IP एड्रेस का हेडर है, और ये सारे का सारा TCP का हेडर है। TCP का हेडर अगर आपको याद हो तो वो 20 बाइट्स का होता था, ठीक है। तो ये 20 बाइट का हेडर है, ये आप देख लो, वर्कआउट कर लो। और IP का हेडर मेरे ख्याल में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये एक्चुअली इतना बड़ा हेडर है और फिर आगे जाके कहीं डाटा जा रहा है, ठीक है। और ये TCP का सिंक का पैकेट जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये सारी स्टोरी है जो अभी हम पीछे से पढ़ते आए हैं। तो अगर हायर लेवल पे रिव्यू देखा जाए तो आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस,
प्रोटोकॉल और सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए। वंस अगेन रिव्यू कर लूँ तो मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास मैक एड्रेस नहीं पता मेरे सिस्टम को, तो वो मेरे आर्प टेबल को देखेगा। अगर आर्प टेबल में नहीं पड़ा हुआ तो आर्प प्रोटोकॉल को कहेगा ढूंढ के लाओ, और आर्प प्रोटोकॉल पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद वो अपना रिप्लाई ढूंढ के लाएगा और फिर अपने मैक एड्रेस में भी सेव कर लेगा 300 सेकंड्स के लिए। और अगर 300 सेकंड के अंदर दोबारा आपको वो यूज़ करना पड़ा तो वो दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, मगर अगर 300 सेकंड के बाद यूज़ करना पड़ा तो वो उसकी एंट्री को डिलीट कर चुका होगा, और आपको दोबारा आप रेजोल्यूशन करवानी पड़ेगी जो कि दोबारा ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो थक गए बहुत, तो लास्ट स्लाइड थी बट ख़त्म नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।